ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ कमोडोर सी उदय भास्कर और पत्रकार अजय बैनर्जी। कमोडोर भास्कर हमारे साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं फ्रांस 14 जुलाई को। वहां पर फ्रांस का राष्ट्र दिवस यानी बास्टिल डे परेड के नाम से मशहूर है। वहां पर एक परेड होती है बहुत बड़ी, उसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। हमारा भारत का रक्षा मंत्रालय कई बातों में आगे ले जाना चाहता है फ्रांस के साथ हमारा जो डिफेंस का रिलेशनशिप है उसको। सबसे पहले बात चल रही है रफाल का जो मरीन वर्जन यानी जो कि नौसेना अपने जंगी बेड़ों के ऊपर से उड़ा सके जहाज को, वो वाले जहाज लेने की। 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की बात चल रही है। श्रोताओं को मैं बता दूं कि 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मजगान डॉक्स लिमिटेड मुंबई ने फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर 6 बना चुके हैं। 3 और बनाने की बात चल रही है, उसकी भी बात होगी। और 2 अलग अलग इंजन की बात चल रही है। पहला इंजन जो कि लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से अभी उसका डिजाइन चल रहा है, उस लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की बात चल रही है। और दूसरा एक भारत में 13 टन का हेलीकॉप्टर, नए किस्म का हेलीकॉप्टर बनाने की बात चल रही है, उसका इंजन भी फ्रांस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करके बात हो रही है। इन 4 चीजों के ऊपर 2 किस्म के इंजन, पनडुब्बी और रफाल के लड़ाकू विमान जो कि नौसेना चलाएगी। कमोडोर भास्कर, ये 4-5 जो मैंने आपको चीजें बताई हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री का जो दौरा है फ्रांस का, इसकी क्या अहमियत है इस समय? प्रधानमंत्री मोदी साहब का इस वक्त जो फ्रांस का समिट लेवल विजिट है, बास्टिल डे परेड का जो आपने जिक्र किया है जिसमें वो चीफ गेस्ट हैं, इसका मैं कहूंगा काफी खास अहमियत है। और प्रतीकात्मक रूप से यदि आप देखें इसकी जो सिंबलिज्म है ये बहुत ही खास है, क्योंकि फ्रांस बहुत सोच समझ के अपने बास्टिल डे परेड के लिए चीफ गेस्ट को वो इनवाइट करते हैं। जिस प्रकार से भारत के लिए गणतंत्र दिवस पे जो हम किसी भी नेता को बुलाते हैं चीफ गेस्ट के रोल में, उसी प्रकार फ्रांस का बास्टिल डे परेड बहुत खास है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो व्यक्तिगत इस वक्त जो प्रोफाइल है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये इसको दोहराता है। बार बार यही कहा जाता है कि वो काफी इंटरनेशनल अरीना में उनको लोग मानते हैं। और जिस प्रकार से अभी अमेरिका में उनका खास एक स्टेट लेवल विजिट हुआ था जून के महीने में, उसी के तुरंत कुछ हफ्तों के बाद यदि वो फ्रांस जा रहे हैं तो ये अपने आप मैं कहूंगा कि भारत के लिए और मोदी साहब के लिए एक काफी खास चिन्ह है। साथ साथ जो आपने अजय साहब अभी बताया है कि जो एक्विजिशन की बात हो रही है, जो डील्स की बात हो रही है, जिसमें आपने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात किया, आपने स्कॉर्पियन सबमरीन और जो फाइटर जेट इंजन हेलीकॉप्टर का इंजन का भी जो बात हो रही है, ये सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने वर्ग पे काफी अहम है। ये बात सही है कि इस वक्त भारत को एक लड़ाकू विमान की खास जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे वायुसेना के जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स है उनकी संख्या जो है वो सिकुड़ रहा है। और जैसे पहले भी एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के साथ राफेल का उन्होंने डील किया था, उस वक्त भी जानकारों ने यही कहा है कि वायुसेना के लिए राफेल एयरक्राफ्ट की इंडक्शन बहुत ही खास है और जो संख्या हम चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। और साथ साथ नौसेना के लिए भी जो भी निर्णय होता है, चाहे वो राफेल हो जिसकी मैरीटाइम वर्जन है फ्रांस से, या अमेरिका से जो बातचीत चल रहा है बोइंग वाला, ये बहुत खास होगा, क्योंकि हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बिना लड़ाकू विमान का उसकी जो क्षमता है वो बहुत सिकुड़ जाता है। और एक कैरियर बेस जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत इस वक्त मैं कहूंगा सख्त जरूरत है भारतीय नौसेना के लिए। परंतु अजय साहब, ये दोनों मैं कहूंगा कि एक स्तर पे ये टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। हमने पहले भी दूसरे देशों से लड़ाकू विमान भी हमने प्राप्त किया है, पनडुब्बी भी लिया है, जहाज भी लिया है। और दिलचस्पी की बात यह है कि अगर हम फ्रांस की बात करें तो 70 साल पहले 1953 में भारत ने फ्रांस से तूफानी फाइटर एयरक्राफ्ट उस जमाने का टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमने प्राप्त किया था और वायुसेना के लिए वो काफी एक अहम फाइटर एयरक्राफ्ट था उस जमाने। उसके बाद आपको याद होगा एलुएट हेलीकॉप्टर जो अभी तक चल रहा है चेतक के नाम से को प्रोडक्शन, वो तीनों फौज के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत खास रहा है। हमारे ओएनजीसी के लिए भी, यानी कि हर एक क्षेत्र में एलुएट चेतक का को भी करना चाहिए। और नौसेना के लिए एक एलिजे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हमने विक्रांत के साथ हमने फ्रांस से लिया था। ये भी एक खास प्लेटफॉर्म था भारत के लिए एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। तो अर्थात ये कि हमने फॉरेन कंट्री से कई प्रकार के प्लेटफॉर्म हमने लिया है और अभी फ्रांस से हम राफेल और स्कॉर्पियन सबमरीन की बात हो रही है। परंतु जो स्ट्रेटेजिक है, जो सामरिक अहमियत मैं कहूंगा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में है, चाहे वो जेट इंजन के लिए हो या हेलीकॉप्टर के लिए, यदि वो डिसीजन फाइनलाइज होता है। क्योंकि किसी भी देश के लिए भारत ये अच्छी तरह जानता है कि आत्मनिर्भरता अगर सही प्रकार से उसकी विश्वसनीयता का अगर आप तुलना करेंगे
तो जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन यदि हम अपने आप डिजाइन करके बना सकते हैं, वो फिर भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, उसको एक प्रकार का बढ़ोतरी मिलेगा। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी देश अपने जेट इंजन हो या हेलीकॉप्टर इंजन की जो डिजाइन है, वो इतने आसानी से उसको शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसके ऊपर एक मोनोपोली होता है। तो इसलिए ये दो जो मुद्दे हैं, जेट इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हेलीकॉप्टर इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, ये बहुत खास होंगे यदि हम इसको फ्रांस के साथ सही प्रकार से एक विन विन तरीके से डील तक हम पहुंच सकते हैं। कमोडोर भास्कर, आपने बड़ी अहम बात बताई हमारे श्रोताओं की कि 1953 में हमने पहली मरतबा फ्रांस के साथ अपने एक उस जमाने का लड़ाकू विमान लिया था जिसका नाम था तूफानी। उसके बाद हमने 80 के दशक में आके मिराज एयरक्राफ्ट लिए और अब हाल फिलहाल में हमने रफाल एयरक्राफ्ट लिए हैं। 60 के दशक में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे एलुएट लामा हेलीकॉप्टर लिया गया था जिसको चेतक के नाम से भारत में लाइसेंस प्रोड्यूस करने का हमको एक परमिशन दिया गया। उसके बाद में स्कॉर्पियन सबमरीन यानी पनडुब्बी, परंपरागत पनडुब्बी बन रही थी, बन के खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट मैजागन डॉक्स लिमिटेड में है। मैं इस बात को जानना चाहता हूं कमोडोर भास्कर कि क्या फ्रांस हमारे लिए रूस की तरह एक सामरिक टेक्नोलॉजी पार्टनर बन के उभर सकता है या नहीं? ये बात सही है कि अभी अगर हम भारत का जो सामरिक जो ढांचा है उसका यदि हम समीक्षा करें और इतिहास का जो हमारा तजुर्बा रहा है उससे कुछ अगर हम सबक सीख सकते हैं, तो ये बात सही है कि शीत युद्ध के जमाने में भारत भूतपूर्व सोवियत यूनियन के साथ भागीदारी में हमने काफी कुछ प्राप्त किया था। परंतु वो जितना भी हमने मॉस्को के साथ भागीदारी हमने किया था, वो एक प्रकार से हम फॉर्मर सोवियत यूनियन या यूएसएसआर वो एक सप्लायर थे और हमने काफी कुछ उनसे खरीदा था, परंतु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ही कम था। केवल एक ही क्षेत्र में हमको जो समर्थन मिला था वो था न्यूक्लियर प्रोपल्शन, खास हमारे पनडुब्बी के लिए, पर वो बिल्कुल एक अलग सामरिक मैं कहूंगा मुद्दा था। तो इस वक्त शीत युद्ध के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब थे कुर्सी में, उस वक्त फॉर्मर सोवियत यूनियन बन गया था रशियन फेडरेशन, और भारत ने एक खास सामरिक निर्णय लिया था कि हम रशियन फेडरेशन और उस वक्त जो येल्सिन साहब थे उनको हमने काफी समर्थन दिया था और मिलिट्री इन्वेंट्री के अलावा हमने उनको काफी एक प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। परंतु पिछले 10-15 साल में ये दोनों देशों ने स्वीकार किया है, भारत और रूस ने, कि उस जमाने का जो सप्लाई था स्पेयर्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए, चाहे पनडुब्बी हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, जो भी है, रशिया उस प्रकार से अभी सप्लाई नहीं कर पा रहा है और जो स्पेयर पार्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए भारत को कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने की जरूरत है अब। और उस बारे में मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जहां तक भारत यूरोप के साथ अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाना चाहता है, हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक क्लस्टर है, कई सारे देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बने हैं और उनका जो कलेक्टिव जीडीपी है वो अमेरिका के बराबर के आसपास है, यानी कि वो आर्थिक क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन एक काफी बड़ा पोल है। परंतु सैनिक और सामरिक मामलों में वो अमेरिका के साथ उन्होंने एक जूनियर पार्टनर का रिश्ता बनाया है। तो जब हम इंडिया ईयू की बात करते हैं, भारत को देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ता बनाना जरूरी है और उस दायरे में, उस संदर्भ में फ्रांस की खास अहमियत है। जैसे हमने कहा, फ्रांस के साथ हमारा लेगेसी रिलेशनशिप है। 53 में हमने तूफानी लिया, उसके बाद आपने सारे जो हमने प्लेटफॉर्म्स लिया उसका जिक्र किया था। तो मैं समझता हूं कि फ्रांस का पूरा जो रूपरेखा देखते हुए और उनकी जो क्षमताएं देखते हुए, खास परमाणु क्षेत्र में, मैं कहूंगा कि भारत को सोचना चाहिए कि क्या हम फ्रांस के साथ एक सामरिक रिश्ता लंबे 30-40 साल के लिए बना सकते हैं या नहीं, और इसमें दोनों देशों का लाभ होगा। क्योंकि ये बात सही है कि इस वक्त भारत को टेक्नोलॉजी और डिजाइन की जरूरत है और हो सकता है फ्रांस हमको मदद कर सकता है। फ्रांस के लिए फायदा यह है कि भारत को आजकल विश्व में माना जाता है कि हम बहुत खास एक स्विंग स्टेट है, यानी कि जिस पक्ष में भारत जाएगा उस पक्ष का लाभ होगा, चाहे वो आर्थिक मामलों में, सामरिक मामलों में या किसी भी क्षेत्र में, और मोदी साहब ये अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए फ्रांस के लिए भी अगर हम जो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए हम फ्रांस के साथ जो पार्टनरशिप अगर बना सकते हैं, तो ये भारत के ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। हम केवल एक देश के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और हम डिजाइन का जो नो हाउ है अगर हम फ्रांस से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट हो या न्यूक्लियर प्रोपल्शन सबमरीन के लिए, ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कमोडोर भास्कर, आपने बातें बहुत अच्छी बताई हैं, मगर हमारे श्रोताओं को कृपया ये संक्षिप्त में बताइए कि क्या फ्रांस ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएगा हमको या नहीं? अमेरिका ने जो ऑफर दिया है इंजन का, जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑफर है लड़ाकू विमानों के लिए, उसमें तकरीबन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही है। क्या फ्रांस उसको मैच कर पाएगा? मेरा अनुभव यही है कि कोई भी देश हो, चाहे वो फ्रांस हो या रूस हो या अमेरिका,
ये कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जो डिजाइन नो हाउ है वो देने के लिए तैयार नहीं है, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि R&D के लिए देश हो या कंपनी हो, चाहे बोइंग हो या एयरबस हो या जो भी है, आपके गूगल भी है और आपके आजकल के जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, एलॉन मस्क साहब का हो या किसी का भी, R&D का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी भारी होता है। तो उसके बाद अब IPR और आपके डिजाइन आप अपने कॉम्पिटिटर्स या किसी और को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कमर्शियल सेंस भी नहीं है और स्ट्रेटेजिक सेंस भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से कि मोदी साहब का यात्रा जब खत्म होगा, बास्टिल डे परेड और जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह हम देख पाएंगे, उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या ये केवल मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ है जेट इंजन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, और क्या इसमें डिजाइन सपोर्ट का कोई भी ऐसा क्लॉज या ऐसा कंडीशन है कि नहीं, ये हमको मोदी साहब के विजिट के बाद ही पता चलेगा। और साथ साथ अजय ये भी हमें स्वीकार करना है कि इस वक्त भारत में जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, चाहे वो अमेरिका का जेट इंजन हो या फ्रांस का, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल बेस है वो काफी इस वक्त मैं कहूंगा नाजुक है, वो प्रेपरेटरी स्टेज पे है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है देश में वो अभी तक वर्ल्ड क्लास पे नहीं आया है। हम उस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम उतने सफल नहीं रहे हैं। तो हमें नेशनल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हमें मेहनत करना होगा, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए हम उसको सही प्रकार से अब्जॉर्ब कर पाएं, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी अपना परफॉर्मेंस और क्वालिटी कंट्रोल और जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उसमें काफी कुछ काम करना होगा। कॉमरेड भास्कर, मैं आपको लेके आऊंगा जो बास्टिल डे परेड है जो कि पेरिस में होगी 14 जुलाई को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर यानी खास मेहमान होंगे उस परेड में। सर, ये परेड में 14 साल के बाद भारत की जो हमारी सेनाओं की टुकड़ी है उसमें हिस्सा लेगी। 2009 में लिया था पिछली मर्तबा। भारत की सेनाओं का बहुत लंबा योगदान रहा है, पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में। फ्रांस के कई शहरों में वहां पर मेमोरियल बने हुए हैं भारत के सैनिकों को याद करने के लिए, यादगार बनी हुई हैं। ये जो परेड होती है सर, इसका थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। वो 270 लोग जब चलेंगे हमारी सेनाओं का, उसका क्या महत्व है? सबसे पहले साहब, बास्टिल डे परेड जो है जुलाई 14 का, जिस प्रकार से भारत का गणतंत्र दिवस का जो परेड है, ये बहुत ही अहम है फ्रांस के लिए। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है, याद किया है कि जहां तक फ्रांस की बात है, फ्रांस की आजादी के लिए भारतीय फौज ने अपना खून वहां बहाया है। आपने वर्ल्ड वॉर 1 की बात की है, जिस प्रकार से भारत के जवान वहां पहुंच गए थे, हालांकि उस वक्त वो ब्रिटिश हुकूमत के आर्मी में थे, परंतु जिस बहादुरी के साथ उनके पास न सही प्रकार का कपड़ा था, न सही प्रकार का बंदूक था, क्योंकि ये कॉलोनियल आर्मी था, इनको नेटिव आर्मी माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में खास फ्रांस के लिए भारत के फौज ने ऐसा समर्थन किया है कि वो अभी तक याद करते हैं, जैसे आपने बताया है। और आपको याद होगा जब हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब वहां गए थे, उस वक्त भी लोगों ने काफी याद किया था कि भारत के फौज ने और उसकी बहादुरी और जो हमने उनके साथ भागीदारी किया था उस वक्त। और इस वक्त ये बहुत ही खास है भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय रिश्ता में। इसकी जो प्रतीकात्मक रूप से जो अहमियत है कि प्रधानमंत्री के विजिट में ये होंगे वहां पे, और ये भी बहुत गर्व की बात है कि वायुसेना में हमारे एक लेडी अफसर वहां पे होंगी कंटिंजेंट को लीड करते हुए, और इससे शायद भारत का जो छवि है उसका भी एक रिफ्लेक्शन होगा। और भारत और फ्रांस को अपने लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, उनको दोहराना, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इसमें डाइवर्सिटी की भी एक बात आती है। अभी हाल में ही फ्रांस को काफी एक मुश्किल संकट से वो गुजर रहे थे, जब वो, आपको याद होगा, राइट्स हुए थे फ्रांस में, वो माइग्रेंट पॉपुलेशन ने जिस प्रकार से अपनी नाराजगी वहां व्यक्त किया था। तो इस समय मैं कहूंगा कि भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो डाइवर्सिटी को मानता है, और फ्रांस के साथ इस वक्त ये समर्थन देना मूल्यों के लिए, ये बहुत ही एक खास मैं कहूंगा कदम होगा। कॉमरेड भास्कर, आपने बड़े विस्तार रूपक से श्रोताओं को बताया है कैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब जाएंगे पेरिस में उसका क्या महत्व होगा, और हमने क्या टेक्नोलॉजी की बात करनी है फ्रांस से, और कैसे फ्रांस एक ऑल्टरनेटिव पार्टनर, टेक्नोलॉजी के लिए सामरिक पार्टनर उभर के आ सकता है। धन्यवाद कॉमरेड भास्कर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ कमोडोर सी उदय भास्कर और पत्रकार अजय बैनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।